हेलो डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉलिड के लिए जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो 3R होती है और R होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज बात करेंगे हम स्पेसिफिक हीट फॉर गैस, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर गैस, गैस के लिए बात करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मिली थी, एक्चुअली मैं यहां पे लिख लेता हूं मोलार क्योंकि बेसिकली हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो वो आपको फॉर्मूला मिला था यहां पे चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं एक केस आपके सामने लेता हूं। सपोज करो केस है आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम, अब स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हीट को आप मैं इस तरीके से कह रहा हूं, सपोज करो एक ये सिस्टम मैंने यहां पर बना दिया, एक बीकर बना दिया मैंने, और इसके अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, आप ऐसे समझो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम से बेहतर होगा कि आप एडियाबैटिक सिस्टम कह लो, एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, एडियाबैटिक सिस्टम तो क्या होता है आपको पता है कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में किसी भी तरीके का हीट ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है। अब स्टूडेंट सोच के देखो, थोड़ा सा इमेजिन करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो हीट एनर्जी को स्टोर कर सके, है ना, उसकी जो कैपेसिटी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब आपका सिस्टम एडियाबैटिक सिस्टम होता है जहां पर आप किसी भी तरीके की हीट का ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, ट्रांसमिशन ऑफ हीट 0 है, तो क्या इस सिस्टम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? क्योंकि इस सिस्टम में आप किसी भी तरीके की जो हीट एनर्जी है वो स्टोर नहीं करा सकते, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और फॉर्मूले से भी आपको यही मिलेगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है तो अपॉन एन डेल्टा टी और इक्वल टू में भी क्या आएगा? 0। किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आता है 0। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैं यहां पर एक और सिस्टम कंसीडर करता हूं, आइसोथर्मल सिस्टम। आइसोथर्मल सिस्टम, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि आइसोथर्मल सिस्टम का मतलब यह होता है कि जहां पर टेम्परेचर जो है आपका, टेम्परेचर वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। यानी कि आप कह सकते हो कि चेंज इन टेम्परेचर वो तो 0 हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां पर चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा। अब मैं डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। सपोज करो स्टूडेंट्स ये एक सिस्टम है इस तरीके का, और यहां पर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और इस सिस्टम का प्रेशर है P, वॉल्यूम है V और टेम्परेचर है T। इनिशियल टेम्परेचर T है। स्टूडेंट्स अब आप इस वाले सिस्टम को बाहर से कुछ हीट एनर्जी दे दो। अगर आप बाहर से कुछ हीट एनर्जी देंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। अगर स्टूडेंट्स आप बाहर से हीट एनर्जी दोगे तो अंदर जो भी ये मॉलिक्यूल्स आपको मैंने डॉटेड डॉटेड करके बताए हैं स्टूडेंट्स, इनका क्या बढ़ जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है।
अगर मुझे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है स्टूडेंट्स, तो फिर मुझे यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आपको पता है स्टूडेंट्स कि P इंटू वी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इस तरीके से मुझे यहां पर क्या करना होगा स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका वॉल्यूम बड़ा कर देना चाहिए। जब मैं बड़ा कर दूंगा तो जो पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी गेन की है, हीट एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन की है, वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जिससे उनका काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाएगा। जब लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट यहां पर बना रहेगा, यानी इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। तो लेकिन हाँ, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, ठीक है, लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा आगे और डिस्कशंस को कंटिन्यू करते हैं यहां पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप वॉल्यूम को पहले इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं कि आपका V1 था, ठीक है। जब आपने हीट एनर्जी दी, टेम्परेचर बढ़ने लगा, टेम्परेचर कम करने के लिए स्टूडेंट्स आपने वॉल्यूम को, ये वाला जो पिस्टन यहां पर है, इस वाले पिस्टन को उठाकर आपने यहां पर शिफ्ट करा दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अगर कंटिन्यू यहां पर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इस वाले सिस्टम की हीट स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक आपके पास एक ऐसा बैग है जिसको आप कंटिन्यू एक्सपांड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा आप सामान रख सकते हो, लगेज बहुत ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक बैग है जिसको आप कांस्टेंट है, आप उसके साइज में कोई चेंजेस नहीं करा सकते हो, तो वहां पर लगेज रखने का जो अमाउंट होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहां पर कंटिन्यू वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अगर स्टूडेंट्स कंटिन्यू वॉल्यूम बढ़ता रहेगा तो यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को स्टोर करा सकते हो, तो वो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। डायग्राम से भी आपको क्लियर होना चाहिए। डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, और किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करो तो इंफिनिटी आता है। तो एमसीक्यू में आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि एडियाबैटिक सिस्टम में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 0, और आइसोथर्मल सिस्टम में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, इंफिनिटी। रीजन ये है कि यहां पर आप हीट का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं विथ बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम, यानी कोई भी हीट एनर्जी अंदर आप पुट नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आप कर सकते हो, बिकॉज यहां पर वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज होने की वजह से आपके पास स्टूडेंट्स, आपके पास यहां पर बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है हीट एनर्जी को स्टोर कराने के लिए। दैट मीन्स कि आइसोथर्मल सिस्टम में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंफिनिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि हम कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए एक ऐसा सिस्टम जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसको आप कहते हो आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोकोरिक सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से कह लीजिए। स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए ध्यान से, एक मैंने सिस्टम बना दिया इस तरीके से, और यहां पर जो वॉल्यूम है ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और इस पूरे सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम तो 0 होने वाला है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स, यहां से आप बाहर से कहीं से हीट एनर्जी प्रोवाइड कराइए। क्यों, क्या स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी है। अब ये जो हीट एनर्जी है, आप इसको
इंक्रीज करेंगे। तो जब हीट एनर्जी इंक्रीज होगी, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी जब आप देंगे सिस्टम को, तो यहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से स्टूडेंट्स उनका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? फिर से मैं रिपीट करता हूं। पूरे सिस्टम में आपने हीट एनर्जी बाहर से दी। हीट एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेट टू टेम्परेचर, दैट मींस कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा। और स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर, उनकी काइनेटिक एनर्जी जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो सभी मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ेंगे, और जब उनकी स्पीड ज्यादा होगी तो उनका कॉलिजन वॉल के साथ में जो कॉलिजन है वो बढ़ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप समझो कि अगर वॉल के साथ में नंबर ऑफ कॉलिजन गैस मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज हुआ है, दैट मींस कि प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर का मतलब क्या होता है, या प्रेशर क्या एक्सप्लेन करता है, प्रेशर कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? तो ये होता है कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विथ बीकर। ये जो बीकर आपने रखा ना, या जो सिस्टम है, या आप कह लीजिए वॉल, कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विथ वॉल, ठीक है, वो चीज हमें बताती है प्रेशर। तो इसका मतलब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि सिस्टम, ये जो सिस्टम है या जहां पर आइसोकोरिक सिस्टम है, वो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। यानी यहां पर जो भी चीजें होंगी लिमिट में होंगी। और ऐसे केस में जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। और देखो स्टूडेंट्स, अगर वर्क डन की मैं बात करूं, वर्क डन कि यहां पर भाई क्या वर्क डन होगा, तो देखो स्टूडेंट्स, वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। वर्क डन यानी कि वर्क का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। और इस केस में डेल्टा वी अगर जीरो है तो आपको ध्यान रखना है कि वर्क डन क्या होने वाला है इस केस में, जीरो होगा। पिस्टन, यहां पर जो पिस्टन लगा है यहां पर कोई वर्क नहीं होगा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप बाहर से जो भी हीट एनर्जी दोगे, बाहर से आप जो भी हीट एनर्जी दोगे, वो गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल हीट एनर्जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल, इसका मतलब हुआ कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू। यू क्या है, डेल्टा यू क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा क्यू क्या है, हीट एनर्जी। स्टूडेंट्स, यहां पर कोई भी किसी भी तरीके का वर्क डन ना होने की वजह से टोटल हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरीके से भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है, सीवी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इससे आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस होगा स्टूडेंट्स जहां पर हम प्रेशर को कांस्टेंट करके देखेंगे। किसको कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर को।
4th नंबर। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है स्टूडेंट्स तो उसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आइसोबैरिक कहीं पर भी लिखा हो सिस्टम, आइसोबैरिक सिस्टम, तो उसमें प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेशर होता है कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर मान लो कि ये कोई सिस्टम है और मैंने यहां पर इस गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हैं और ये है आपका पिस्टन। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कुछ इस तरीके के। ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम है V1, यहां का जो प्रेशर है वो है P और टेम्परेचर है T और इनिशियल वॉल्यूम है V1। अब स्टूडेंट्स आप बाहर से कुछ हीट एनर्जी दे दो, डेल्टा Q। आपने क्या दिया स्टूडेंट्स, डेल्टा Q हीट एनर्जी। ध्यान से सुनना है सभी को, डेल्टा Q क्या है स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी है, आप बाहर से सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, फिर से एक बार आते हैं ध्यान पे कि जब हीट एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। राइट ना स्टूडेंट्स, लेकिन हमें यहां पर इस सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो स्टूडेंट्स प्रेशर कांस्टेंट कब रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट तब रहेगा जब मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं। तो एक काम करते हैं, आप बाहर से फिर से हीट एनर्जी बढ़ा रहे हो, यानी कि देखो आप कह सकते हो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होने वाला है। कैसे समझाता हूं स्टूडेंट्स मैं आपको। स्टार्ट करते हैं। आपने हीट एनर्जी दी, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब कि क्या बढ़ गया, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ गया लेकिन मुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको वॉल्यूम बढ़ा देना है और ये वाला जो पिस्टन है ये कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मान लो कि ये जो प्रेशर की वजह से ये जो पिस्टन है वो थोड़ा ऊपर चला गया। कितना ऊपर गया, मान लीजिए x डिस्टेंस ऊपर चला गया है। कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस, और फाइनल वॉल्यूम हो गया आपका V2। तो आपको बात समझ में आ रही है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूं, प्रेशर को मैं क्या रखूं यहां पर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रखूं। ठीक है, तो मुझे यहां पर वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा हीट एनर्जी को स्टोर करने के लिए। रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मुझे सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी को स्टोर कराना है। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट करके। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी में कंटिन्यू देते गया, टेम्परेचर बढ़ते गया। एक ऐसा टाइम आया कि प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना था, इसके लिए पिस्टन थोड़ा ऊपर चला गया। अब ये पिस्टन ऊपर कैसे गया है, पिस्टन का ऊपर जाना या पिस्टन के अंदर डिस्प्लेसमेंट होना x के जितना, इसका मतलब है कि यहां से जो भी एनर्जी दी जा रही है वो इंटरनल एनर्जी प्लस कुछ एनर्जी पिस्टन को ऊपर ले जाने में लगी है। समझो, हीट एनर्जी नीचे से आ रही, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उनके पास इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ही क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैंने बहुत ही बार आपको ये बात बता दी है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और काइनेटिक एनर्जी की वजह से पिस्टन को कंटिन्यू हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर चला गया। इसका मतलब हुआ कि यहां से जो एनर्जी दी जा रही है वो हीट एनर्जी प्लस पिस्टन को ऊपर ले जाने में लगी है। अब पिस्टन का ऊपर जाना, दैट मींस कि यहां पर वर्क डन हुआ है। यहां पर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, वर्क डन हुआ है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि डेल्टा क्यू एनर्जी जो आपने दी है वो दो पार्ट में डिवाइड हुई है। एक तो डेल्टा यू में डिवाइड हुई है जो कि इंटरनल एनर्जी है, और प्लस वर्क डन में हुई है। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। अच्छा, वर्क डन का मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं एक बार। कौन से केस में मतलब मैं लास्ट केस की बात कर रहा हूं और इस वाले केस की बात कर रहा हूं, केस नंबर 3 के और केस नंबर 4 के।
तो केस नंबर थर्ड में या केस नंबर फोर्थ में कहां पर आप ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी को स्टोर करा सकते हो? ऑफ कोर्स स्टूडेंट केस नंबर 4 में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला बना है ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम थर्मोडायनामिक्स से चैप्टर पढ़ेंगे तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, नो डाउट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है। एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे, कोई मतलब एमसीक्यू में, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल क्या है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां से दी जाने वाली हीट एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हुई है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी, और इस केस में जो स्टूडेंट्स डेल्टा वी होगा वो होगा V2 माइनस V1। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स सीपी इक्वल टू क्या होगा? स्टूडेंट्स सीपी इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स याद होगा जब आप लास्ट केस पढ़ रहे थे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के टाइम पर जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू हो गया था, क्योंकि वहां पर वर्क डन 0 था। लेकिन जब आप बात कांस्टेंट प्रेशर की करते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहां पर डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और स्टूडेंट्स एक चीज और यहां से क्लियर होती है कि सीपी है वो ग्रेटर देन सीवी होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट है वहां पर वॉल्यूम कंटिन्यू चेंज हो रहा है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कंटिन्यू चेंज हो रहा है। दैट मींस कि उस केस में मैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट की हीट को स्टोर करा सकता हूं, पर वॉल्यूम के केस में हीट एनर्जी स्टोर्ड होगी लेकिन कम होगी कंपेरेटिवली अदर केसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सीपी ग्रेटर देन सीवी होगा। और ये जो फॉर्मूला है हमें कहां से मिला है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर है। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कशंस को कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मैथ्स फॉर्मूला की। ठीक है, ध्यान से देखें, सीपी, सीपी इक्वल टू क्या आया था स्टूडेंट्स? डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू को स्टूडेंट्स मैं रिप्लेस कर देता हूं डेल्टा यू प्लस वर्क डन, जो कि क्या है स्टूडेंट्स? पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी अपॉन एन डेल्टा टी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सीपी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन एन डेल्टा टी। स्टूडेंट्स इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और आइडियल गैस की इक्वेशन याद करिए, आइडियल गैस की इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करके डिफरेंशिएट करूं तो पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो आर इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी अपॉन एन डेल्टा टी। ये जो आपकी इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। यहां पर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करके रिमेनिंग जो भी डेटा है उनको मैं डिफरेंशिएट करूं तो प्रेशर कांस्टेंट है, मैं एक बार फिर से लिख दूं यहां पर क्या कांस्टेंट है? पी कांस्टेंट है, तब इस तरीके का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी, एन नंबर ऑफ मोल और आर तो कांस्टेंट होता है, आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो आर इक्वल टू पी डेल्टा वी अपॉन एन डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं आर के साथ रिप्लेस कर सकता हूं, तो आप फाइनली लिख सकते हैं कि सीपी इक्वल टू होगा
डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा डेल्टा टी प्लस आर। इसको आप लीजिए इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी विच इज डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स सीवी इक्वल टू क्या आया था, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी, राइट ना स्टूडेंट्स। और इस केस में जो वर्क डन था सीवी के केस में वो 0 था। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सीपी ग्रेटर देन सीवी होता है ना। तो अगर मैं सीपी माइनस सीवी कर दूं, सीपी माइनस सीवी, तो सबसे पहले सीपी की वैल्यू रखिए डेल्टा यू एन डेल्टा टी प्लस आर माइनस डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपको मिलता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दिस इज द मैथ्स फॉर्मूला, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इफ सीपी ग्रेटर देन सीवी है तो आपको सीपी माइनस सीवी जो भी है वो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब कि यहां पर जो सिस्टम है वो एक्सपांड हो रहा है। अगर किसी रीजन से सीपी लेस देन सीवी हो जाए तो आप समझ जाना कि सीपी माइनस सीवी यहां पर नेगेटिव मिलेगा और जो सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि कॉम्प्रेस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही इजी और अच्छा कंसेप्ट है मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बेस पर जो था वो आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।